नमस्कार। अनुभव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं और इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक उत्तराखंड डॉक्टर सविता मोहन। डॉक्टर सविता मोहन साहित्य, संस्कृति, कला से भी गहरी जुड़ी हुई हैं और तमाम संस्थानों में, तमाम विभागों में आपने विभिन्न तरह के क्रियाकलाप संपादित किए हैं। डॉक्टर सविता मोहन, आपका अनुभव के इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बातचीत की शुरुआत हम आपसे करें और आपके विराट अनुभव संसार से परिचित हों, इससे पहले जाहिर सी बात है हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपका जन्म, शिक्षा और अभी तक की सेवाओं का विवरण। जरूर। जी। मेरा भी नमस्कार स्वीकार कीजिए। और मैं ढौंडियाल सिंहपट्टी, ग्राम ढौंड, पौड़ी गढ़वाल की बेटी हूँ। जी। विवाह तो मेरा देहरादून में हुआ। जी। दादाजी मेरे पतरौल थे और दादी अनपढ़ औरत थी। जी। माँ मेरी पढ़ी लिखी थी और पिताजी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। जन्म गांव में की छन में हुआ। जी। और ये भी एक अजीब सी बात थी कि अपनी परिवार में तीसरी बेटी थी। जी। माँ ने, दादा ने, दादी ने, पिता ने मेरे होने से पहले तो जरूर सोचा होगा क्या पता बेटा हो जाए। जी। परंतु मैं बेटी हो गई तो घर में ऐसा शोक हुआ जैसे किसी की मृत्यु हो गई। 29 जून का मेरा जन्म है और वर्ष 53। अच्छा, 1953 में। जी। मेरी माँ बताती है कि उस दिन, जिस दिन मैं प्रसूता थी और छन में अकेली थी, कोई चाय देने भी नहीं आया। खाना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विद्रूप है। पर माँ के लिए तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों का देख एक जैसा होता है। जी। उसके बाद मेरे जन्म के कुछ दिनों के बाद वो कपड़े धोने जाते हैं ना, माताएं उस जमाने में छुए में जाती थी, गदेरे में जाती थी। तो भयंकर बारिश हो गई और माँ जी अपना बंठा लेकर के गांव गदेरे में गई, कपड़ा लेकर के मुझे दादी के पास छोड़ करके, और उस तेज बारिश में बंठा बह गया और माँ इस तरफ रह गई। और दादाजी इस बात से बहुत क्रोधित हुए कि बंठा बह गया। बुआरी बह जाती, क्या बात है। ये उन्होंने चिंता नहीं करी। तो स्त्री होने का दर्द माँ के साथ उस समय से मेरे साथ चला। माँ जब भी मुझे सुनाती थी, बाबा तेसे ते मिल जाना बंठा दे पाए। क्या बात। तो माँ ने जब भी कहा तो माँ की आंखों में आंसू आए और आज आपको बताते हुए मुझे माँ की याद आ गई। जाहिर सी बात है, जाहिर सी। हम तो खुद ही उस अतीत में चले गए जिस दौर की आप चर्चा कर रहे हैं, और बहुत पुराना दौर नहीं है। बहुत पुराना दौर नहीं है जब इस तरह की हमारे यहाँ प्रसूताएं होती थी और उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। डॉक्टर सविता मोहन, थोड़ा सा विषयांतर करते हैं। जी जी जी। और इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ ये सवाल कि एक वो दौर है जिस दौर में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इस शिखर तक पहुँची हैं। एक आज का दौर है। उस दौर में हमारी जो बेटियां थी, मैं बेटियों का स्पेशली इसलिए, जब आपने ये प्रसंग छेड़ा है तब मैं बेटियों की चर्चा लेकर आया हूँ। तब बेटियों के सामने क्या चुनौतियां थी, आज क्या चुनौतियां हैं, और इस दरमियान क्या कुछ बदलाव आप पाती हैं, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, मैंने एक लंबा जीवन जिया है और एक पहाड़ी बेटी का और फिर पहाड़ी औरत का भी जीवन जिया है। जी। मेरे समय में जो मैं गांव में पढ़ती थी जी, तो जैसे ऐसा था जैसे हम हैं ही नहीं, कोई गिनती में ही नहीं थे। जी। और परंतु ये जरूर था कि माँ कहती थी बाबा ये सीख ले, बाबा ये सीख ले, तेल दूसरे घर जाना तब क्यों लूँ। मैं कहती थी तब बाजार थोड़ा बंद हो जाएगा। क्या बात है।
और ये जो था ना कि वहाँ जाना है, मैं सोचती थी क्यों इन लड़कियों को ये कहा जाता है कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दूसरे घर में जाना, दूसरे घर में जाना है और सीख ले और ये कर ले वो कर ले। अब भाई से क्यों नहीं कहते होंगे ये लोग, उसने भी तो नौकरी करनी है, उसने भी तो बहुत कहीं जाना बहुत है। मौजूद सवाल है। हाँ। एक बच्चे के अंतर हाँ, से उपजा ये हुआ। मेरे मन में आता था। मेरी एक छोटी बहन भी है और एक बड़ी दीदी भी है, जी दोनों पढ़ने में बहुत कुशाग्र थी। जब भी मैं किसी लड़की को देखती हूँ और अपने को देखती हूँ और अपनी बहनों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे अंदर उन दोनों से अलग आग थी। तो आज भी या उस समय भी जो मेरे साथ की सहेलियाँ थीं, एक बहुत बड़ी मैं तो गप्पा खोर थी, खूब गप मारने वाली, खूब खेलने वाली। तो जो आगे बढ़ी वो थी जिनके अंदर आग थी। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जिनके अंदर ये था कि हम भी कुछ हैं, हमें भी कुछ होना है। जी। जहाँ भी तुलना होती थी लड़कों से या और सहेलियों से, या माँ कहती थी या दादी कहती थी या पड़ोसी कहते थे या कोई सहेली की इजा बाबू कहते थे, वो लॉन्च ना वो बहुत अच्छी, तो लगता था कि ये बताना है कि हम भी कुछ हैं। जी जी। एक घमंड, एक गर्व की भावना थी। और ये जो घमंड है, जो ये जिद है, यही और लड़की को आगे ले जाती है। क्या बात, बहुत महत्वपूर्ण। अपने आप को, अपनी शक्ति को स्वीकारना और उसमें रोज इजाफा करना, रोज सीखने की ललक पैदा करना, रोज जानने की ललक पैदा करना, यही जिंदा रहने का एक सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा तो ऐसा है कि जब मैं लड़की होकर के सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ कौन था जी, कौन खड़ा था जब भी मैं जिद कर रही थी, तो कौन मुझे प्रोत्साहन देता था। माँ पीछे से सहारा देती थी, पर सामने पिता होते थे। क्या बात है। पिता एक चुनौती की तरह होते थे कि इतना पढ़ता तो, फिर मेरे पिताजी का एक डायलॉग होता है, इतना मैं पढ़ता तो पता नहीं क्या बन जाता। तो मैंने कहा मैं भी बन जाऊंगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा वो या तो उकसाते थे मुझे, और उसके बाद जैसे मैं और बड़ी हुई, टीचर मिले, सविता तू ये करती रहती है, ऐसा क्यों नहीं करती, मैं क्या कर लूँगी मैं ये जी। तो आपके बढ़ने के लिए यदि आपकी आंखें खुली हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़े पहला परिवार में पिता जी। पिता आपको हर आपके सपनों के साथ पंख तो माँ देती है जरूर, पर हौसला पिता देते हैं। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पंख तो माँ देती है, क्योंकि उसने हाथ पैर दिए, ताकत दे दी है, अच्छा खाना खिलाते, बाबा घी खा ले, ऐसा। परंतु जो हौसला है, उड़ने का हौसला, वो पिता देते हैं। आप थोड़ा और बड़े होते हैं, लड़की बड़ी होती है, तो सखियाँ मिलती हैं, मित्र मिलते हैं, तो वो उनके साथ जो कंपटीशन है, उनके साथ जो चुनौती है, उनके साथ लंगड़ी मार के जो आगे निकलना है, जो मैंने कहा आग और जिद, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर सविता मोहन, इसी से रिलेटेड एक सवाल ये भी था कि एक वो दौर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, और एक आज का दौर, क्योंकि उस गांव में आज भी तो कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनके अंदर आग भी हो, जिनके सामने एक पिता भी हो, एक माँ पंख देने के लिए तैयार भी हो। क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं? हमारा ज़माना जो मेरा समय था, उस समय में मेरे पिताजी, मैंने आपको बताया कि सरकारी अधिकारी थे, तो गांव से निकल के फिर पिताजी माँ को भी ले आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई बच्चों को आगे पढ़ाना है तो बाहर ले जाना ज़रूरी है। तो पिताजी हमको अल्मोड़ा ले आए, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, फिर उत्तरकाशी, फिर नैनीताल। 3-3 साल में पिताजी की बदली होती थी, तो हम सब भी पिताजी के साथ मृग छोड़ने से जगह बदलते थे। बाद में नैनीताल स्थायी रूप से आ गए जी। उस दौर में हमारे पास जो सहारा था वो सिर्फ 2 ही थे जी, एक माता पिता और एक किताबें जी, और शिक्षक जी। मुझे तो माता पिता से यदि कोई मुझसे कहे कि तुझे किसने बनाया है, तो मैं कहूँगी शिक्षक ने बनाया है। क्या बात है। शिक्षक की नज़रों में आपको आना पड़ेगा, परिश्रम से। आप पढ़ने की लगन आपके पास है, आपके पास एक दृष्टि है, और आपने सोचा है कि जीवन में आगे जाना है, तो शिक्षक आपके साथ हर समय तैयार है। और ये समय बदला नहीं है भाई, ये समय आज भी है। शिक्षक योग्यता के साथ शिक्षक आज भी खड़ा है, परंतु उस समय में सुविधाएं नहीं थी, कुछ नहीं था।
मैंने कहा ना कि रेडियो रहा होगा तो पिताजी के बक्से में ताले में, पिताजी ऑफिस जाते थे तो रेडियो को बक्से में बंद करके जाते थे कि सुनेंगे तो बाबा यूं तो बिगड़ जान। जी जी, हाँ, रेडियो सुनना बिगड़ने का हाँ, वो बिगड़ने जी, का था। आज तो टीवी में क्या नहीं है, मोबाइल में क्या नहीं है, सब कुछ है जी, और बड़ा हम तब संसार भी है। नहीं बिगड़े, आज के बच्चे देख के भी नहीं बिगड़ रहे हैं। जी, तो बिगड़ना एक अलग संज्ञा है। तो बच्चों के सामने, खासकर बेटियों के सामने क्या नए अवसर खुले हैं, बहुत क्या ज़्यादा, अब अरे सुविधाएं बढ़ी हैं? बहुत ज़्यादा। अब तो लड़कियों के सामने इतने सारे दरवाजे हैं, जी, इतनी सारी खिड़कियां हैं। असल में खिड़कियां तो किताबों से शुरू होती बहुत हैं। अच्छी बात। मैं तो कहती हूँ कि यदि ज़िंदगी को जीना है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करना है तो किताबें पढ़िए। बिल्कुल हमने तो किताबें पढ़कर ही दुनिया को जाना। बिल्कुल। तो किताबें ही आपका साथ होना चाहिए, और मोबाइल के द्वारा से, टीवी के से तो पूरी दुनिया में सब कुछ जान रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल परंतु ये जानना और अंदर से जानने में अंतर है। बिल्कुल। अंदर से जानने का मतलब आपको अपने आप के अपने पर भरोसा करना है। जी, वो किताबों से आएगा। वो किताबों से आएगा। जी, वो किताबों से भी आपकी रुधिर में तब आएगा पहले जब आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाएगी। दृढ़ हो जाएगी। जी, ये इच्छा शक्ति दृढ़ होने पर ही हाँ, सब कुछ संभव है। डॉक्टर सविता मोहन, क्योंकि आप कई सालों तक आपने विश्वविद्यालय में पढ़ाया है और उसके बाद आप उच्च शिक्षा में निदेशक रही हैं। हम जानते हैं कि आप भाषा संस्थान, उत्तराखंड भाषा संस्कृत संस्थान, अकादमी, हिंदी अकादमी, हाँ, इन सबको भी आपने एक तरह से लीड किया जी है। जी जी जी। वहाँ पर भी आपने नेतृत्व दिया, लेकिन उस पक्ष को हम बाद में छेड़ते हैं। पहले ये जो शिक्षक और शिक्षाविद के रूप में आपका रोल रहा, इस दौर में, हमारे समय में हमारे युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है जो अपनी दौड़ में लगे हैं। हाँ, हाँ। पर उम्र के इस पड़ाव पर और इतना अनुभव बटोरने के बाद उन युवाओं को, उन बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जी, जी, जी। कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं? क्या जरूरी है? बस परिश्रम। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। चाहे आपके पास कितने भी साधन हो जाएं, जी, कितना भी धन हो जाए, माता पिता, कितनी भी पुस्तकें आ जाएं, कितनी भी बड़ी पुस्तकालय में आप चले जाएं, जब तक आप दौड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हासिल करने वाला है। जी। आज के समय में मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान बन गए हैं। तो कोचिंग संस्थान बनने से थोड़ा होता है कुछ, पढ़ना तो खुद पड़ता है। पढ़ना खुद पड़ेगा जी। दौड़ने से ही तो लक्ष्य मिलेगा जी। तो सबसे पहले मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जी। अब मुकेश, आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जब मैं कक्षा 9 में थी, मेरे घर के सामने से एक सड़क डिग्री कॉलेज की तब जाती थी पिथौरागढ़ में। अच्छा। हाँ। और वहाँ एक मैडम थी, मैं जानती नहीं वो मैडम कौन थी, परंतु बहुत सुंदर सी साड़ी पहनती थी, अच्छी सी लगती थी, जूड़ा बनाती थी, लंबा सा पर्स रखती थी। क्या बात है। और मैं घर में उनकी चलने की प्रैक्टिस करती थी। क्या बात है। कब डिग्री कॉलेज में जाऊंगी तो ऐसे चलूंगी, बस सपना बना दिया। वही प्रेरणा बना उनका चलना। और पिताजी, जब मैं बीए किया तो पिताजी उन दिनों अल्मोड़ा में, पिताजी अल्मोड़े में थे, हम लोग नैनीताल में थे। तो पिताजी ने कहा, तब वहाँ नया नया बीएड कॉलेज खुला कि बीएड कर ले। मैंने कहा ना बीएड नहीं करना है, मैंने तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, डॉक्टर सविता ढोंडियाल। अच्छा, मूलतः आप ढोंडियाल रही। हाँ, मूलतः मैं ढोंडियाल बाबा जी, ढोंडियाल जी जी। तो ढोंडियाल लगाना है, वो डॉक्टर लगाना है। तो वो जो सपना है, यदि आपके पास बिंदु है, सपना है, लक्ष्य है, अंतिम दूरी आपको दिखाई दे रही है, तो आप जरूर पालेंगे। क्या चुनौतियां रही उस रास्ते की? उस रास्ते की चुनौतियां बस एक ही थी कि फर्स्ट आना है। अच्छा। पढ़ना है जी। मैं तो यहाँ तक सोचती थी कि यदि 100 क्वेश्चन रट के ले जाऊँ और एग्जामिनर कुछ भी दे, हर चीज़ का उत्तर मेरे पास हो। क्या बात है। हाँ जी। ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी कंठाग्र कर दी किताबें, क्योंकि दिमाग में वही था कि अपने लक्ष्य को। डॉक्टर सविता मोहन, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं, ये सारे कई सारे तथ्य नए सामने आ रहे हैं, मेरे अंतस में ये सवाल लगातार उमड़ घुमड़ रहा है कि इतने लंबे करियर में आपने बतौर शिक्षक
कक्षा में अपने जैसे कितने बच्चे पाए? हाँ, बहुत। जिनके अंदर वो आग हाँ, हो, बहुत है। वो जुनून हो। हाँ, मेरे पास ये मेरा सौभाग्य है, ईश्वर ने मुझे दिया है जी कि मेरे पास योग्य शिक्षकों की, योग्य विद्यार्थियों की एक बहुत लंबी संख्या है। जी एक विद्यार्थी का मैं उदाहरण दूंगी। तब मैं उत्तरकाशी में सन 75 की बात है, जी पहली पहली मेरी नौकरी लगी और तब मैं 20-21 साल की लड़की थी। जी तो मैं चप्पल खरीदने के लिए जूते की दुकान में गई, तो वहाँ पर जूते का डब्बा, चप्पल ली या जूते का डब्बा लेकर के घर आ गई, तो उसके पीछे एक कविता लिखी हुई थी डब्बे के ऊपर, बड़े सुंदर लेख में। फिर मैं दूसरे दिन डब्बे को लेके गई और उनसे कहा, मैंने लाला जी से कि ये किसने लिखा है, कि मेरे बेटे ने लिखा है जी ये कविता लिखी है। तो मैंने बेटे को, मैंने कहा बेटा उस समय हाई स्कूल या इंटर में रहा होगा। जी मैंने कहा, बेटा तुम तो बहुत अच्छे कवि हो, इतनी अच्छी कविता तुमने डब्बे के ऊपर लिखी है। और लाला जी से कहा कि इसको आप जूते की दुकान में मत बिठाइए, इसने बहुत आगे जाना है। जी कहाँ की घटना है ये? उत्तरकाशी की घटना। उत्तरकाशी। और वो बच्चा डॉक्टर कृष्णलाल तलवार अच्छा डिग्री कॉलेज में गया और अभी कुछ ही महीने पहले प्राचार्य पद से रिटायर हुआ। क्या बात है, क्या बात है, ये परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन हुआ जी। और ऐसे बहुत सारे। एक बच्चा था, बोल सकती हूँ? जो बिल्कुल स्वागत। एक बच्चा था, मुझे बहुत याद आता है, अब वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं। कहते हैं कि योग्यता के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो रिजर्व जाति का था, मुझे नहीं मालूम था। जी मैंने जब पता चला तो मैंने उसको बुलाया। हाई स्कूल इंटर फर्स्ट क्लास था। अच्छा। मैंने उसे बताया कि बेटा ये रिजर्वेशन का फॉर्म है, फीस माफ़ हो जाएगी। तो उसने कहा कि मैडम मुझे नहीं चाहिए। क्या बात है, कितना स्वाभिमानी। मैंने कहा, बेटा तुम्हें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के में इतने अच्छे नंबर है, उसकी सोर्स दिला देती हूँ कि नहीं मैडम, जो मेरा लक्ष्य है वो मैं पालूंगा। वो IAS में कहीं निकल गया होगा, कहीं होगा। अच्छा। पर मुझे वो तब भी मैं कभी विद्यार्थियों को अपने याद करती हूँ तो वो मुझे हमेशा स्मरण हो जाता है। और ताज्जुब की बात, उसकी याद नहीं आती, मतलब उसका नाम नहीं मुझे याद है। क्या बात है। परंतु वो मेरी स्मृति में है। यदि वो सुन रहा होगा तो उसको जरूर लग रहा होगा कि मैडम अभी मुझे याद करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बतौर शिक्षक वही आपके जो विराट अनुभव। और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं। कभी समय हो तो मैं आप एक उपन्यास लिख सकते हैं, इतने सारे विद्यार्थी के मेरे क्या पास बात है। हाँ। हम तो उम्मीद करेंगे कि वो उपन्यास आपकी तरफ से ही आए। और उपन्यास ही क्यों, वो तो फिक्शन क्यों, वो तो एक तरह का आपका संस्मरण होना चाहिए। बहुत एक से एक लड़कियां, एक से एक बच्चे मेरे आसपास रहे हैं और जिनकी मैं प्रेरणा सोचती थी और जिनकी समस्याओं से मैं जूझती थी। उनके घर परिवार में जाकर के भी यदि मुझे उनके माता पिता से भी लड़ना पड़ा है कि नहीं इसको स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो। जैसे मानो एक लड़की की सगाई हो गई और एग्ज़ाम से पहले वो नहीं आ सकती थी। मैं गई कि नहीं मेरे घर में रह लेगी। वो लड़की 15 दिन मेरे घर में रह करके और फिर उसने एग्ज़ाम दिया कि हम ससुराल वाले मना कर रहे हैं, हम ये करेंगे। बहुत सारी कितनी समस्याएं होती हैं जी। परंतु ये डॉक्टर सविता मोहन, इसी से, क्योंकि हम अनुभव संसार की बात कर रहे हैं, बहुत अनुभव है, बहुत सारे। और हमारे पास खासकर उत्तराखंड में शिक्षकों का एक बहुत विराट वर्ग है, बहुत सुयोग्य हमारे पास शिक्षक हैं। जाहिर सी बात है विद्यार्थी भी हैं, इसीलिए शिक्षक हैं, तभी शिक्षक। लेकिन डॉक्टर सविता मोहन, एक वो दौर था जिस दौर की आप बात कर रहे हैं कि जब आप बच्चों को अपने घर में कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अपने घर में अगर संभव नहीं तो मेरे घर से परीक्षा दे देना, एक ये दौर है। क्या शिक्षक का जो पेशा है इसकी निष्ठा में कहीं कोई बदलाव तो नहीं पाती है? क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि शिक्षक के लिए आज भी उसका विद्यार्थी प्रधान होता है, सबसे प्रधान। लेकिन क्या कहीं कोई परिवर्तन किसी तरह का? मैं अपने आपको बताती हूँ कि जब मैं MA में पढ़ती थी तो डॉक्टर ऋषि कुमार चतुर्वेदी जी मेरे गुरुजी थे जी। और बहुत धीरे धीरे रसशास्त्र काव्यशास्त्र पढ़ाते थे, तो बहुत मज़ा नहीं आता था काव्यशास्त्र, वैसे धीरज जी। तो एक दिन उन्होंने मुझे देखा और इधर बुलाया, इधर आजा लड़की। मैं गई डरते डरते, चुन्नी में गांठ बांध करके, ऐसे ना डर कि डांटेंगे। उन्होंने कहा जितनी लंबी ना उतनी चौड़ी बना दूंगा, मार के क्लास में क्यों नहीं आती। बस मुझे लगा शिक्षक ऐसा ही होना चाहिए। वो विद्यार्थी पे अपना हक जमाए कि ये मेरा विद्यार्थी, ये मेरा विद्यार्थी, इसका हित चिंतन मेरा है जी। और तब हम यदि मैं कभी ईश्वर की परिकल्पना करूं तो मुझे शिक्षक ही दिखाई देते हैं जी। मेरे जीवन में माता पिता के बाद यदि कोई सबसे श्रेष्ठ है जी,
तो वो शिक्षक है, उन्होंने ही मुझे बनाया है बस। मैं जो आपके तो आपसे कुछ बोल पा रही हूँ या मेरे अंदर यदि कुछ है बोलने लायक तो मेरे शिक्षक का दिया हुआ है जी। वो रुवाली जी, वो छैल गुप्त राकेश, वो बटरोही जी, वो ऋषि कुमार चतुर्वेदी जी, वो मंजुला रस्तोगी, वो गीता चंद, उन्होंने ही मुझे चलना सिखाया, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, उन्होंने कविता सिखाई, उन्होंने भाषण देना सिखाया, उन्होंने नाटक सिखाया, उन्होंने राजनीति सिखाई, उन्होंने बताई अच्छा है ये बुरा है। तो शिक्षक का इतना हाथ है। और तब हम ये जानते नहीं थे कि शिक्षक को पे मिलती है। मतलब मैं जब नहीं जानती थी, मैं कहती थी कि होता होगा, सरकार करती है, परंतु ये बहुत सम्मानित जगह है। अब धीरे धीरे जो है समय बदल रहा है, वेतन भोगी। अब जो विद्यार्थी है उसको पहले मालूम हो गया है कि ये नौकरी कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं डॉक्टर सविता। ये शिक्षक को मालूम हो या ना हो, विद्यार्थी को मालूम हो गया है पहले कि ये नौकरी कर ये पैसे के लिए नौकरी कर रहा है। ये हमारी ही चिंतना करे न करे, ये अपने चिंतना पहले कर रहा है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं ये नहीं कह सकती कि शिक्षक ऐसा हो गया है। दुनिया में यदि कहीं सत्य है ईश्वर के पश्चात तो शिक्षक के अंदर है। शिक्षक 2 दूनी 4 ही पढ़ाएगा, 5 कभी नहीं पढ़ाएगा, कभी नहीं तोलेगा। वो एक कहते हैं कि कम वेतन मिल रहा था तो इंस्पेक्टर साहब आए क्लास में कि भाई गंगोत्री से उत्तरकाशी से गंगोत्री से निकलती है गंगा, उत्तरकाशी में खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा बेटा ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो कि जितने पे आप दे रहे हो उतने में उत्तरकाशी तक ही पहुँचेगी। जी डॉक्टर सविता मोहन, मैंने कहा नहीं कि आप इतनी गहरी हैं कि अगर हम उसको धीरे धीरे वो करना चाहें तो, लेकिन कोशिश करेंगे कि समय सीमा के अंदर एक दूसरा पक्ष बतौर शिक्षाविद, एक आपका बड़ा पक्ष ये रहा जहां आपने चीज़ों को गवर्न किया है, जहां आपने विभागों का नेतृत्व किया है, जिसमें भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी में तो हम सभी लोग आपके सहचर रहे हैं, संस्कृत अकादमी में भी आप रही हैं। वो अनुभव कैसा रहा, एक तरफ पढ़ाना, एक तरफ वो प्रशासकीय या वो एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व? मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन या संगठन करने का गुण मुझ में पहले से था थोड़ा सा। कॉलेज में भी जब मैं एनसीसी में थी या गाइड स्काउट गाइड में थी या खिलाड़ी भी थी, नाटक कविता वगैरह में सब भाग में लेती थी, तो एक संगठन सा बना लेती थी, ऐसा मुझे लगता था। जब मौका मिला संस्कृत अकादमी में जाने का तो मैंने एक योजना अपने दिमाग में बना ली थी कि इस अकादमी को इस तरह से करना है। उसका भवन बनाने की बात आई तो मैंने उसको गंगोत्री का प्रतिरूप उस भवन को देने की का सोचा, और जिन ठेकेदार जी को वो मिला उनको पहले गंगोत्री मंदिर भेजा कि आप उसको देख के आइए, क्या बात, और उसका प्रतिरूप बनाइए, तो वो वैसा बना। तो और फिर ये तो आपको अवसर मिला है, आप भाग्यशाली हैं कि आपको इस अपने राज्य में काम करने का मौका मिल रहा है। ये राज्य तो आपका है, आप नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। ये तो मेरा राज्य है, इसकी हित चिंतना करना या इसके लिए कोई प्रयास आप कर सकते हैं तो ये तो आपका भाग्य है। भाषा संस्थान में रहते हुए उत्तराखंड की भाषाओं पर आपने बहुत शानदार परियोजनाएं शुरू की थी। वो अनुभव, वो कैसे विचार आया, क्या वो क्योंकि भाषा सर्वेक्षण गियर्सन के बाद ऐसे बहुत अच्छा नहीं हुआ था। उसमें गियर्सन की अपनी सीमाएं थी करने की। भाई उन्होंने पटवारियों को या ग्राम पंचायत के लोगों को कहा, एक वाक्य दे दिया उन्होंने, वो किताब पुस्तक में है, उससे ही उसी वाक्य के ट्रांसलेशन सब जगह हुए और उससे उसने भाषा के रूप निर्धारित करे। परंतु हमने कहा कि घर घर जाके, गांव-गांव जा करके, पट्टी पट्टी जा करके, मोहल्ले जा करके शब्द कैसे बने हैं और उन शब्दों का अर्थ क्या है, कैसे शब्द बन रहा है और बिगड़ रहा है, ये जाना जाए। तो वो योजनाएं बहुत अच्छी चली, बहुत बढ़िया चली। विद्वानों, हमारे उत्तराखंड में विद्वानों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, मुझे तो इतने विद्वान लोग हैं और इतने कर्मठ लोग हैं, इतने कर्मठ विद्यार्थी मिले कि वो योजनाएं सारी की सारी बहुत अच्छे ढंग से। मैंने इसीलिए डॉक्टर सविता मोहन कहा कि खासकर हिंदी अकादमी और भाषा संस्थान में हम साक्षी हैं उन तमाम परियोजनाओं के जो आपके नेतृत्व में शुरू हुई थी। और ये तो हम तो चौंक गए थे कि जब पता चला कि उत्तराखंड में हर गांव के नाम के पीछे एक पूरी कहानी है और उस कहानी से उस गांव का नामकरण हुआ है। तो वो अपने आप में बहुत शानदार
अभियान था आपका। जहाँ से मोड़ दिखाई देता है, जहाँ खाल है, कहाँ डाल है, जी। कहाँ पट्टी है, मतलब कितने सारे नाम हैं। जी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि और अभी भी बहुत सारा ऐसा है जो कि ढूंढा जा सकता है। जी। डॉक्टर सविता मोहन, आप अगर इजाज़त देगी तो एक बहुत व्यक्तिगत सा सवाल ये बताइए, आता है कि जब आप सेवा में थे, चाहे बतौर निदेशक रही हों, बतौर अध्यक्ष रही हों, बतौर निदेशक भाषा संस्थान रही हों, तब आपकी एक परिधि लेकिन जैसे ही आप सेवानिवृत्त हुई उसके बाद आप अचानक बहुत ज़्यादा क्रियाशील नज़र आती हैं, और अब तो अमूमन हर हफ्ते हम आपको किसी न किसी मंच जी, पर जी, पाते जी। हैं। ऐसा है कि ये इससे जुड़ा हुआ एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण जी, डॉक्टर जी, सविता मोहन, जी, वो जी, ये है कि हमारे यहाँ एक रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति ये मान लिया जाता है कि आदमी अब घर में बैठने के लिए हो गया है। लेकिन आपके मामले में तो आपको तो पुनर्जन्म हुआ ये, हाँ, बिल्कुल और इस उम्र के इस पड़ाव के जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? असल में उम्र एक संख्या भर है मेरे लिए तो। क्या बात। और जब ये भी देखो कितना इत्तेफाक है, उच्च शिक्षा में 60 साल की आयु में रिटायर हो रहे थे। जिस दिन मेरा रिटायरमेंट था 30 जून को उसी दिन आदेश आया कि अब 5 साल और बढ़ाए जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ईश्वर बहुत अपने आप बढ़िया रास्ता बनाना, ईश्वर ने हमेशा रास्ता बनाया, मैंने अपने लिए रास्ते नहीं बनाए। तो इसके लिए ऊर्जा कहाँ से बटोर लेती हैं आप? बस जो ऊर्जा आती है पुस्तकों से आती है। अच्छा। फिर गुरुओं ने जो शक्ति दी है ना उससे आती है। मैं मंदिर नहीं जाती, सबसे बड़ी बात मेरी एक सहेली बड़ी उदास रहती है, यही थी कि क्या करूं मंदिर, मैंने कहा मंदिर जाना बंद कर दे पहले, ऊर्जा अपने आप से अंदर आएगी। अच्छा, हाँ, अदरवाइज तो आप मंदिर से आप उम्मीद यदि करते हैं। अपनी शक्ति को दूसरे के सामने समर्पित कर रहे हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। आप अपनी शक्ति को अपने अंदर लाइए जी, तो ऊर्जा आएगी। और इन दिनों क्या कर रही हैं आप? मैं पढ़ रही हूँ, आजकल कबीर पढ़ रही हूँ। जी, और कुछ किताबें भी हाँ, आपकी? बहुत सारी किताबें। एक डॉक्टर सुभाष पंत पर एक कविता किताब आ रही है, इसी फरवरी में आ जाएगी शायद। जी। उससे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर पर किताब आई है पिछले ही महीने, और जैसे ही पंत की खत्म हो रही है तो कबीर पर तैयारी चल रही है। अच्छा। और लीलाधर जगुड़ी जी पद्मश्री, इन 2 लोगों पर किताब है। मुझे लगता है कबीर मेरे मन के ज़्यादा निकट है, इसलिए कबीर पहले आ जाएंगे। अच्छा। और जगुड़ी जी को पढ़ रही हूँ। जगुड़ी जी को पढ़ने के लिए पहले संस्कृत साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जगुड़ी जी की कविता में संस्कृत साहित्य का बहुत, जो उनकी आत्मा है, कविताओं की आत्मा, उसमें एक संस्कृत जगत का रहस्य बोलता है। जी, तो उसको पढ़ रही हूँ, आत्मसात कर रही हूँ। और कुछ नए बच्चे भी आपके अधीन कुछ? हाँ, मैं अभी भी शोध करा रही हूँ। अभी भी आप शोध करा रही हैं। हाँ, शोध करा रही हूँ। और देखिए आपकी कहानियों पर ही शोध हो रहा है। जी, हाँ, ललित मोहन रयाल जी की कहानी पे हो रहा है, जी। अमित श्रीवास्तव जी की और सुभाष पंत जी की पर शोध हो रहा है। ऊर्जा तो अजस्र है, उसको रोको मत भाई। ईश्वर इतना दे रहा है, ये सूरज चांद सब हमारे लिए तो है। ये पृथ्वी, ये नदियाँ, ये हवा, आज ठंड है, ये हमारे लिए तो आई है कि हम ठंड में खूब सारा घी खाए तो गर्मियों में पिघलेगा, गर्मियों में ताकत बनी रहेगी। मेरी माँ जी कहती बाबा जाड़ों में खूब खाना चाहिए, गर्मी में पसीना बन के निकलता है फिर वो। तो ये ऊर्जा तो अपने अंदर होती है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इस आयु में। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, सब अपने बंधु बांधव है, सब अपने बच्चे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर सविता मोहन जी, आपके अंदर जो ये ऊर्जा है ये लगातार परिष्कृत होती रहे, और ये ऊर्जा बनी रहेगी, परिष्कृत होगी तो उसका नई पीढ़ी को एक बहुत आज बड़ा। भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, बहुत जो मुझसे पढ़ते हैं, क्लास में आते हैं। आसपास में एक दो छोटे स्कूल हैं, कक्षा 8-9 तक के, वहाँ की प्रिंसिपल मेरे पड़ोस की बुला लेते हैं, आ जाइए। मैं तो उनके साथ आज भी मुझे खो खो खेलने में, क्या वो डिब्बे खेलने में मज़ा आता है। कहती मेरे ज़माने में तो ऐसे खेलते थे हम, तुम लोग नहीं खेलते, जो डिब्बे बनाते हैं। बड़ों के कहते हैं ना, बड़ों के अंदर भी एक बच्चा होना चाहिए। डॉक्टर सविता मोहन, आपका इतना विराट संसार है अनुभव का कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उस पर अगर हम जाएं तो घंटों की चर्चा हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम की अपनी एक समय सीमा है। आपका बहुत आभार कि आप अनुभव के इस मंच पर आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अपना बचपन पुराना याद आया, माँ याद आई, पिता याद आए, वो सारे गुरुजन याद आए जिन्होंने कि मेरे व्यक्तित्व को गढ़ा है। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। ये था हमारा आज का अनुभव कार्यक्रम।
अगली बार किसी नई शख्सियत को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।